स्टार्ट करो। हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंजीनियर्स वाला पर। और आज मैं और आशुतोष सर आपके लिए लेकर आए हैं कि स्पेशल सेशन। इस सेशन की खास बात यह है कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सर क्या बताना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सीबीटी 1 दे चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ भाई हमारा को अब सीबीटी 2 देना ही है। तो काफी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, टेक्निकल वाले फैकल्टीज से भी आपका डिस्कशन होता है, बट ये पार्ट सर मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे ऑलरेडी सीबीटी 1 के बाद ये समझ चुके हैं कि वो सीबीटी 2 का एग्जाम लिखने वाले हैं या नहीं हैं, और जिन बच्चों को एक क्लैरिटी में डाउट है उनको एक रिस्क लेना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा ये गेम चेंजर खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हो गए क्वालिफाई और आपने तैयारी नहीं करी है, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं आप वहां पर लूज करेंगे। लेकिन अगर आपने एक अच्छी तैयारी करी और मान लीजिए किसी कारणवश, भगवान न करे, अगर आप किसी थोड़े से मार्जिन से रह जाते हैं, तो अगले साल के लिए आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और ऑलरेडी 2025 का सीबीटी 1 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। उसके बारे में आपको जानकारी पूरी मिलेगी अगले साल, इस साल जैसे ही अब नया नोटिफिकेशन आता है। बट दोस्तों, जैसा कि लोकेश सर ने स्टार्टिंग में ही बोला कि अब वो समय आ गया है जब हर बच्चे के इस डाउट को हम क्लियर करें कि भाई सीबीटी 2 का जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, ये जो 15 क्वेश्चन है, ये हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम किन सोर्सेस को फॉलो करें। और मैंने देखा है सर, बच्चे एग्जाम तक, आखिरी दिन तक भटकते रहते हैं। बिल्कुल सर। उनके दिमाग में हर दिन एक नई प्लानिंग होती है। जिस दोस्त से बात करें, उस दोस्त ने बता दिया कि भाई फला फला जगह ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, ये सेशन देख लो, ये पढ़ लो। तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक फोकस्ड वे में, एक डायरेक्शन में चलना है। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं और लोकेश सर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको एक फाइनल तैयारी करनी है अपने सीबीटी 2 जनरल अवेयरनेस के लिए, क्या सोर्सेज होंगे, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सारी बात हम करेंगे। तो चलिए सर, सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग केवल नो डाउट नॉन टेक की बात कर रहे हैं सर। तो नॉन टेक में सर एक चीज और भी है, क्योंकि इस बार क्योंकि सीबीटी 1 तो बच्चा दे चुका है, तो सीबीटी 2 देगा तो उसमें बच्चों के लिए कंप्यूटर भी होगा और कंप्यूटर के साथ साथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट भी। बिल्कुल सर, तो ये सर ने बहुत अच्छी बात कही। सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट्स इस बारे में ही आ रहे थे कि सर हमें कंप्यूटर वाले में क्या पढ़ना है, सर हमें एनवायरनमेंट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चंस के साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक रहेंगे, 3 मेन जो जिस पर हम लोग बात करें वो है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। एक चीज मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जनरल अवेयरनेस में अगर हम लोग कंप्यूटर वाले पार्ट को और इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट को हटाते हैं, तो बचता है हमारा जनरल अवेयरनेस और साइंस का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट। ये पार्ट वही पार्ट है जो आप ऑलरेडी सीबीटी 2 के लिए पढ़ चुके हो, सीबीटी 1 के लिए पढ़ चुके हो, आप सीबीटी 2 के लिए भी सेम वही चीज पढ़ोगे, उसमें कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है ना, अकबर की डेट बदलेगी, ना जहांगीर बदलेगा, ठीक है, ना शाहजहां बदलेगा, ना औरंगजेब बदलेगा। एंशियंट हिस्ट्री जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से शुरू होगी, मेडिवल हिस्ट्री जहाँ थी वहीं रहेगी, ज्योग्राफी में हिमालय जहाँ था वहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ना ही फिजिक्स का कोई लॉ बदलेगा, ना केमिस्ट्री का कुछ बदलेगा, कोई रिएक्शन इधर उधर नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। इवन इकोनॉमिक्स भी सर वैसी रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत बजट जरूर ऐड हो जाएगा आपका, थोड़ा बहुत टैक्स स्लेब आगे पीछे हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको एक चीज तो आइडिया है कि हाँ भाई मुझे जितना मैंने पहले पढ़ा था उसी चीज को मुझे रिवाइज करना है, अलग से कुछ नया नहीं पढ़ना। करंट अफेयर का एक पार्ट होता है जो सर आपके साथ रहेंगे हमेशा, और सर आपको हमेशा करवाते रहेंगे करंट अफेयर का पार्ट, वो जरूर आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसी रहेंगी। तो आपको एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए टेंशन लेने की जरूरत बेटा यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली सर ने जो बातें कही, मैं थोड़ा सा इसमें एक क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। सर ने बेसिकली आपको ये समझाया है, अभी जो सर ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि जहांगीर जहाँ है वहीं रहेगा, ताजमहल जहाँ है वहीं रहेगा। तो सर के कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक जीके आपके लिए एक एडवांटेज है। एग्जैक्टली, ऑलरेडी आप उसको कर चुके हैं सीबीटी 1 के लिए, और उस वहां पर सिर्फ आपको रिवीजन करना है। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स चूंकि बार बार चेंज हो सकता है, डायनेमिक है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर वाला सेक्शन, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट विश्वास मानिए, अगर आप पुराने
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको स्ट्रेटेजिकली अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना कम है लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सर। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि ये देखना सर बहुत जरूरी है। हम अगर एग्जाम को समझेंगे नहीं, एग्जाम जो बना रहा है, जिसने हमारा पेपर बनाया, हम जब तक उसकी सोच को नहीं समझेंगे तब तक तो हम उसको डिकोड नहीं कर सकते। गेम खेलना है तो गेम के कुछ नियम हैं और वो नियम आपको पहले समझने पड़ेंगे। तो सर 150 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें से हर मार्क्स मतलब हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलेगा। और अगर देखा जाए तो क्वालिफाई यहाँ पर रखा गया एक तरह से मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है ना कि इतना तो आना ही चाहिए, तो वो 40% मार्क्स का रखा गया। एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 की यहाँ पर है। तो नेगेटिव मार्किंग होना, कई लोग नेगेटिव मानते हैं, लोगों को डर लगता है, पर मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना तो उसे पता है उसको सही ही करना है, गलत चीजों की तरफ जाना ही नहीं है। हम लोग कहते हैं ना बुरा ना देखो, तो ये वही वाली चीज है भाई, नेगेटिव साइड देखना नहीं है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है उनको बेनिफिट होता है। होता क्या, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, एक बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और एक बच्चे ने एक एवरेज तैयारी करी है। अब होगा क्या, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो 20-25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें बाकी बच्चे कुछ ना कुछ ब्लाइंड गेस करेंगे। हो सकता है आपको आता था लेकिन बाई चांस उसका तुक्का लग गया तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ को बढ़ा देता है। नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, वो बच्चे सामने निकल कर आते हैं जिन्होंने वाकई में पढ़ा है, समझा है, जिन्होंने एक अच्छी तैयारी करी है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं ये मान के चलिए कि ये आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि जो खराब बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं करी है उनकी खटाखट फिल्टरिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है सर ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है ना, हाँ जी, अगर आप इसको बाकी एग्जाम से कंपेयर करें, मैंने सर आज तक कहीं पर भी मान के चलिए 30 या 33% से ऊपर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं देखा। तो ये अच्छा खासा नंबर है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने काफी सारे एग्जाम्स में देखा है कि 33% के आसपास होता है। मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं सर। पैटर्न पर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स, ठीक है। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स होंगे, ठीक है। कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटर की चीजें होती है वही जाती हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 10 मार्क्स के। एंड साथ में आएगा आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन वाला पार्ट, तो 10 मार्क्स का ये भी होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। एंड टेक्निकल वाला पार्ट आपके 100 नंबर का होता है, वो आपका अलग खेल है, वो आपको पता है। बट ये जो पार्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसी के लिए आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड 2 घंटे का पेपर है जिसमें आपको साबित करना है कि आप इस पद के लायक हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खेल केवल 2 घंटे का, पर इस 2 घंटे के खेल के लिए आपको कई घंटों की मेहनत देनी पड़ेगी, कई घंटे आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर आप इस महारथी मतलब एक तरह से महारथी बन पाएंगे, ठीक है। तो सर एक इसमें मैं पॉइंट ऐड करूं, मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई है कि जब हम इस चीज को देखते हैं ना बेटा, जब हम ये चीज देखते हैं कि हमें टाइम कितना मिला है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, तो 150 क्वेश्चन करने हैं आपको, 120 मिनट मिले। आप विश्वास मानो एग्जाम के प्रेशर में इस 120 मिनट में आप कम से कम 20-25 मिनट तो निकाल ही दोगे। जब आपके हाथ में या सामने जब क्वेश्चन पेपर होता है, जिस लेवल का प्रेशर में आप होते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कंफ्यूजन होता है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं एग्जाम में। हो सकता है सर्वर का इशू आ गया, हो सकता है किसी बच्चे ने कोई उपद्रव कर दिया, या हो सकता है इन्विजिलेटर भी पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका टाइम किल होगा। तो अगर आप ये फ्रेम लेकर चल रहे हैं तो आप टाइम लूज करेंगे। मेरा जो तरीका है, जो मैं बच्चों को गाइड करता हूं सर, वो ये है कि आप इसमें से कम 20 से 25 मिनट निकाल ही दो। बिल्कुल। आप ये मान के चलो कि आपके पास सिर्फ 100 मिनट्स हैं और 50 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ये टारगेट लेकर चलते हो कि आपको 50 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, विश्वास मानो आपके पास अगर 5 मिनट का भी टाइम एग्जाम में बचा और आप रिवाइज कर पाए या उन क्वेश्चंस को देख पाए जहां आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे, और 4 से 5 क्वेश्चन भी आपने अगर सही बना लिए, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी रैंक या आपका सिलेक्शन किस लेवल पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना एग्जाम में, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ऐसे एग्जाम्स जहां पर समय बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी देखो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आप अगर इस वाले पार्ट को देखते हो ना, तो इस वाले पार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, बहुत ज्यादा लेंथी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपका सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचेगा। आपको आंसर पता है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ना कोई सॉल्यूशन करना है, ना सोचना है कि अच्छा इसका ये नहीं। आपको आंसर पता है भाई, देखो टिक करो और आगे निकल जाओ, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज इस पार्ट में यही है,
टेक्निकल वाले पार्ट में कुछ कैलकुलेशन होगा, कुछ लॉजिकल चीजें होंगी, कुछ अलग चीजें होंगी, तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये आज जो सेशन, इसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये चीज बताई जाए। इवन इवन सर मैं आपको बताऊं, जो टेक्निकल वाले पेपर भी आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आएंगे, आप मान के चलिए कि 30 से 40% मैक्सिमम कैलकुलेटिव हो सकता है, वरना वहां पर भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अदरवाइज इतने क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, 150 क्वेश्चन आप 2 घंटे में कर ही नहीं सकते अगर बहुत आपको अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे दिए गए। तो आप मान के चलिए कि ये जो सेक्शन है इसकी आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। 50 मिनट में 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आपको तैयारी अपनी रखनी है, और उसके लिए कुछ नहीं करना है। वैसे सोर्सेस तो हम अभी बताएंगे ही। आपको पीडब्ल्यू में जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उस टेस्ट सीरीज को दिल और जान लगाकर करिए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको ये फील ही ना हो कि आप सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हैं, आपको फील हो कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल सही बात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर सिलेबस की बात कर लेते हैं। वैसे तो सिलेबस सारे बच्चों को पता ही है, बट फिर भी स्टिल एक नजर डालनी जरूरी है कि मतलब वो होता है ना कि जब शेर की गुफा में जा रहे हो तो पता होना चाहिए खतरा कितना बड़ा है। ठीक है, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट अफेयर, नो डाउट सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कहीं बताया था तो मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर एटलीस्ट सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि नो डाउट चेंज होता रहेगा। ज्योग्राफी, फिर कल्चर और आपका हिस्ट्री वाले जो पार्ट है वो आएगा, फिर आता है आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट, एंड फिर फाइनली यहाँ पे आता है आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं। एंड ये वाला जो पार्ट होता है काफी हद तक मतलब एक तरह से स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है काफी हद तक करंट अफेयर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? देखो मान लो अभी रिसेंटली कोई स्पेसएक्स ने कुछ लॉन्च कर दिया, ठीक है, इसरो ने कुछ लॉन्च कर दिया, डीआरडीओ ने कुछ नया टेस्ट कर लिया, तो ये सारी चीजें क्या कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ जुड़ जाती हैं और आपके सामने आ जाएंगी। साइंस टेक है या कुछ भी ऐसा चीज है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ठीक है, कोई एक्ट बना दिया या कुछ भी ऐसी चीजें होती है, तो वो क्या कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ जाती है। सर ने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया कि भाई ये चीजें डायनेमिक है और आपको 360 डिग्री अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें आपकी तैयार है, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट करंट अफेयर को आपको डे टू डे रिवाइज करना पड़ेगा, नई नई चीजों को ऐड करना पड़ेगा आपको। मुझे इसमें एक पॉइंट रखना है कि सर देखो जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसके लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट भी मत डालना। उसका रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि मान के चलो आपके जो टोटल क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, अब उसमें से मान लो बहुत क्वेश्चन भी अगर करंट अफेयर्स के आए तो मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, बिल्कुल सर। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन अवार्ड से आएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे, किसी पर्सनालिटी से आएंगे, किसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल रिलेशन से आ सकते हैं, संस्था से आ सकते हैं, नियुक्ति से आ सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब इन 4 क्वेश्चन के लिए आपको जो पढ़ना है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला काम ये करो, 15 - 3 और 4 दैट इज 10 से 11 क्वेश्चन हैं ये सारी चीजें, इनको फटाक से तैयार कर लो। ये 10 से 11 क्वेश्चन श्योर शॉट आपके तैयार हो गए। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, बाकी जो हम डेली क्लासेस कर रहे हैं वो तो आप करते ही हैं, उसके अलावा आपको मंथली मैगजीन मिलती है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आप डायरेक्ट जाइए, लास्ट में सेक्शन दिया हुआ है पर्सनालिटीज का सेशन, उसमें 8-10 पॉइंटर है, हर महीने की मैगजीन में जाकर पढ़ लो, तैयार हो गया। पिछले 6 महीने की मैगजीन आपके पास है। तो यहां पर आपको पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, बट वो आप एक लिमिटेड सेंस में ही पढ़ना। बहुत ज्यादा पढ़ोगे, मैंने कुछ बच्चों को देखा है उन्होंने ओवरडन कर दिया था सीबीटी 1 के लिए, तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो वो बना पाए, बट आपका बहुत सारा टाइम भी किल हो रहा है, वो भी आपको देखना है। आपको टेक्निकल भी देखना है, बहुत सारे और भी जीएस में एरियाज है, वहां पर भी आपको फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा सा नाप तौल के पढ़ना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। काफी सारे बच्चों के दिमाग में सर ये बात होती है कि यार हमें तो रैंक 1 लानी है। ये गलत एटीट्यूड है। अगर आप एग्जाम में ये एटीट्यूड लेकर जा रहे हो ना कि आपको रैंक 1 लानी है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो मेहनत करी है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप बस ये सोचो कि एग्जाम में आपको सर्वाइव करना है, आपको सेल थ्रू करना है। कोई बच्चा कह के रैंक 1 नहीं लाता है, इसमें कहीं ना कहीं सर पिछले जन्म के कर्म होते हैं, क्योंकि रैंक 10 पे जो आ रहा है वो भी 1 आ सकता है। एग्जैक्टली सर। और सर सीधी सी बात है, माइंडली एक देखो प्रेशर पड़ता है, मतलब ये मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर, हाँ, एक तो आपके माइंड में ये रहता है यार मुझे एग्जाम क्लियर करना, दूसरा नहीं मुझे तो रैंक 1 भी होना है। ठीक है, तो वो प्रेशर मत लो, तुम ये सोचो कि तुम अपना बेस्ट देकर आओगे। जिस दिन तुम ये सोचोगे ना तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, 100% है, रैंक 1 भी अपने आप ही आ जाएगी। बट वो डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम्हारी मेहनत कितनी है। अब ये सोच के मत करो, मेंटली प्रेशर मत लो। देन फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। तो देखो अगर आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कर चुके हो तो उसी में अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को पुश करते हो और 12th लेवल तक का या एनसीईआरटी वाली जो आपने किताबें देखी होंगी ना, अगर वहां तक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। 15 क्वेश्चन का खेल है, आराम से ये मान के चलो कि केमिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन आता है, 6 से 7 क्वेश्चन का ही फर्क होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब दोनों में लगभग बैलेंस ही बना के चलता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, दैट्स इट। सर एक बच्चों को यहाँ पर इनपुट दे देते हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज है बच्चों के लिए। इस सेशन के एंड में मैं और लोकेश सर लेकर आ रहे हैं कि चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो,
और चाहे आपका जीके ये जीएस का वाला पार्ट part हो, हो, इसका बिल्कुल जो सर। भी स्टैटिक पोर्शन है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए हम एक बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक रिसोर्स आपको बताने वाले हैं। सेशन बिल्कुल के सर। एंड तक बने रहिएगा और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, बट वो सरप्राइज हम डिस्क्लोज करेंगे सेशन के एंड में। एंड में तो फाइनली यहाँ पे अब हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के लेके बात कर लेते हैं। तो नो डाउट आपको पता है कंप्यूटर का बेसिक की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वो सारी बातें पूछता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, माउस है एंड प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मॉनिटर है। फिर एमएस ऑफिस को लेकर पूछेगा, एक्सेल पूछ लेता है, एक्सेल का वो जो होता है ना एक्सटेंशन क्या होता है, पीपीटी का एक्सटेंशन, वो सब चीज़ें पूछता है। स्टोरेज डिवाइस को लेकर पूछ सकता है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है, ज़्यादातर लाइनक्स, अबंटू, विंडोज़, यही सब चीज़ें पूछता है। या मैक पूछ लेगा, आईओएस क्या है, ठीक है। फिर पूछ लेगा इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में, डब्ल्यू क्या है, ईमेल को किसने सबसे पहले लेकर आया, ये सारी चीज़ें पूछता है। वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेटवर्किंग को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लैन वैन, ये सारी चीज़ें पूछता है। एंड फिर आता है कंप्यूटर वायरस को लेकर कि पहला वायरस कब आया था, वायरस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बग्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग साइड में रखें तो देखो ये काफ़ी आसान पार्ट है। अगर आप लोगों ने कभी ट्रिपल सी की तैयारी की है ना, तो वही वाला पार्ट है भाई, बहुत आसान। जो क्लास 6, 7, 8 में तो आप लोग पढ़ते थे ना कंप्यूटर का, केवल वही पार्ट है और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर, और ये वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ाते हैं आशुतोष सर, और मैं जानता हूँ मेरे से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आशुतोष सर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं सर नहीं प्लीज़ सर, एक बार बताइए सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इसमें सर इन्वायरमेंट और बेसिक, अगर हम इस सब्जेक्ट के टॉपिक के नाम को देखें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो आप ये मान के चलो कि जो पोल्यूशन कंट्रोल है, ये वाला जो एरिया है, एसिड रेन हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो गया, ये अबाउट 50% है पूरे सिलेबस का। तो आप ये मान के चलो कि यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, आप श्योर शॉट हो सकते हो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, यहां से भी 40-50% क्वेश्चन आएंगे, बट ये बहुत बड़ा एरिया है, ये मान के चलो आप। अच्छा, ये भी पोल्यूशन में आ गया। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट में आप ये मान के चलो, अब उसमें आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, निश, इकोटोन, या और भी ऐसी बहुत सारे टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। किस तरीके के फूड चेन, फूड वेब्स अलग अलग इकोसिस्टम में अवेलेबल होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होता है, उन सारी डिपेंडेंसीज के बारे में भी हम पढ़ते हैं। मतलब इतना कुछ इसमें पढ़ने को है, बट क्वेश्चंस कम बनते हैं। बट जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें तुरंत तुरंत क्वेश्चन मिलेंगे। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, किस पोल्यूटेंट की वजह से होती है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या क्या मैन मेड और नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिनसे हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस पैदा होती है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और यहाँ से खूब क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मान के चलो कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, बट इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ो तो पहले आप इस वाले पार्ट को पढ़ लो। अगर आपके पास समय कम है, पहले इस वाले पार्ट को पढ़ो, ये बहुत स्कोरिंग है, ये तो बहुत डिटेल में है। अब इसमें आपको हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना पड़े, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना पड़े, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना पड़े। तो वो बहुत बड़ा है सिलेबस, और वहां से क्वेश्चन सर कम आते हैं, कम आते हैं। लेकिन यहां पर आपको श्योर शॉट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, घबराने की नो जरूरत डाउट नहीं सर, है। आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉल्यूशन ही है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। और एज अ इंजीनियर अगर तुम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा। तो तुम्हारा तो दायित्व बनता है कि भाई तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को से रूबरू हो, तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानो, ताकि तुम लोग आगे चल के सॉल्यूशन दे सको। इंजीनियरिंग का काम केवल बनाना नहीं है, ठीक है, उससे कई सारे वेस्ट, कई सारी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, उनको खत्म करना भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा एक बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए सरप्राइज। इस सरप्राइज को अगर हम लोग देखें तो ये हमारी तरफ से दी जाने वाली आप लोगों को वो किताबें हैं जिन किताबों पर प्रैक्टिस करके आप लोग 100% अपनी सफलता के लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये किताबें हम लोगों के द्वारा, पीडब्ल्यू के द्वारा, हमारी पूरी टीम की मेहनत के द्वारा, एक मतलब कलेक्टिव पूरा मेहनत थी जिसमें काफ़ी सारे लोग लगे रहे। एंड यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए वो सारे के सारे PYQs, वो सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सर सबसे मजे की बात है, इसमें 300 से ज्यादा नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं। एग्जैक्टली सर। 2000 से ज्यादा इसमें बाईलिंगुअल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं, और आरआरबी और एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं। आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर के 14, 15 और 19 के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, और सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ हैं। मतलब सिर्फ आंसर नहीं है, उसका सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली
दिया तो गया। दोस्तों ये किताबें आपको पीडब्ल्यू के वेबसाइट पर, पीडब्ल्यू के पोर्टल पर और जो भी आई थिंक बुक स्टोर्स होते हैं एग्जैक्टली आप ऑनलाइन, लोग वहां पर आपको अवेलेबल होनी चाहिए। वहां पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी को भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ सैंपल जरूर आपको दिया गया होगा। बट अगर आप रिसोर्सेज को लेकर परेशान हैं तो आप मान के चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये किताबें आपको अवेलेबल हैं और इसको आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं। अब जहां तक हम बाकी और जो भी कुछ हमने अभी सर टॉपिक्स के बारे में बात करी, उनके हम रिसोर्सेज की बात करें, तो देखो मेरा हमेशा बच्चों ये कहना होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम तक आप ले जा पा रहे हैं और आप उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा सर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी अननेसेसरी चीजें पढ़ते हैं और जब एग्जाम में उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता। यही कारण होता है कि कुछ बच्चे कम एफर्ट लेकर भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो पहले इस बात को समझते हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे हमने अभी जीएस जीके के बारे में बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बताया। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में 12th के लेवल तक का जरूर है, लेकिन अगर आप 11 12th की किताबें पढ़ने में चले गए ना, तो आप विश्वास मानिए आप CBT 225 की फिर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, इतना सिलेबस है उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्लास नोट्स पे ट्रस्ट करना है। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी अच्छी एक कॉम्पिटिटिव जो भी आपके पास किताब है जिसमें थ्योरी आपको मिल जाती है, चाहे आप शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं जो आपको क्लासेस से मिलते हैं, पीडब्ल्यू की क्लासेस से मिलते हैं। 20 से 25 पन्ने में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 पन्ने में फिजिक्स, 20 से 25 पन्ने में केमिस्ट्री, ये कंप्लीटली कवर हो जाए। उसको आपको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही बात है सर। और क्लास नोट्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप रखना। इसको आप जितना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, मैंने पिछले काफी सारे एग्जाम्स में बच्चों के जो फीडबैक मुझे मिले वो यही मिले कि सर हमने क्लास में जो कुछ पढ़ा था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कई बच्चों को हमेशा यही लगता है, हर बच्चा सर यही पूछता है कि सर जितना हम पढ़ रहे हैं उससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब एग्जाम होता है तो पता चलता है कि एटलीस्ट जो पढ़ रहे थे उतना ही पढ़ लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हम भागते रहते हैं कि चलो इधर से भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। सर एक और इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार सर कंटेंट कुछ और वो मिल जाता, कहीं और से मिल जाता। मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है लोकेश सर PW, आशुतोष सर का चैनल है आशुतोष सर PW। आप लोग जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो, इतने सारे PDF पड़े हुए ना, लिटरली इतने सारे PDF पड़े हुए हैं हम लोगों के चैनल पर कि आप लोग डाउनलोड करते करते थक जाओगे। और बहुत सारे PDF तो ऑलरेडी आपके पास पहले से होंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो एक किताब है ना, उस एक किताब पर भरोसा करो, उसको बार बार रिवाइज करो। मैक्सिमम कंटेंट की तरफ भागोगे तो परेशान होगे। आजकल तो सबसे अच्छी बात है, जैसे मेरा तो मानना ये है सर, मैं आपको बताऊं, आज के समय में, हमारे समय में सर क्या होता था कि हमें कुछ भी रेफरेंस चाहिए होता था तो हमें लिटरली लाइब्रेरी जाना पड़ता था। आप विश्वास मानिए, मैं अपने समय की बात करूं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट वाकई में हम एक कागज पे लिखते थे कि हमें इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। और जब कॉलेज में सर लाइब्रेरी जाने का मौका, क्योंकि 2 ही दिन लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, लाइब्रेरी छोटी थी भाई, बहुत बड़े कॉलेज से बीटेक नहीं है, एमटेक IIT से, तो वहां जब जाते थे तो बकायदा शेल्फ में जाकर किताब ढूंढकर अपना डाउट सॉल्व करते थे। आप लोग के पास तो पावर इंजन है, आपके पास तो इंटरनेट है। बिल्कुल, जिस टॉपिक, जिस टर्म में आपको दिक्कत हो रही है, गूगल पे टाइप करो, पढ़ो, अपने फैकल्टी से कंफर्म करो। अगर कैलकुलेटिव है तो फैकल्टी से कंफर्म कर लो, अगर थ्योरेटिकल है तो समझ लो। आसान है चीजें, लेकिन आपको थोड़ा ओरिएंटेड मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या आपको आपकी तैयारी में कोई भी समस्या आपको लग रही है तो आप मुझसे या लोकेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाए और आपकी सरकारी नौकरी पक्की की जाए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बिल्कुल, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।